हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि बैंक के एग्ज़ाम्स में आजकल नए पैटर्न के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज हम टॉपिक लिए हैं इनइक्वालिटीज़, और इनइक्वालिटीज़ के नए पैटर्न के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखेंगे कितने आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करिए, ताकि आपको ईमेल और मोबाइल दोनों पर ही हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो पहले सॉल्व किए ही हैं, बट ये जो इनइक्वालिटी क्वेश्चंस है ये वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए पहले डायरेक्शंस पढ़ के समझ लेते हैं। ईच क्वेश्चन बिलो कंटेन्स ए स्टेटमेंट फॉलोड बाई क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। तो बोल रहे हैं कि एक स्टेटमेंट रहेगा और उसके नीचे दो क्वांटिटीज रहेंगे, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। फाइंड बोथ, हमें दोनों सॉल्व करना है। टू फाइंड द रिलेशनशिप अमंग देम, और दोनों सॉल्व करके क्या निकालना है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बीच का रिलेशन निकालना है। और फिर क्या करना है, आंसर मार्क करना है। कैसे? ऑप्शन ए, इफ क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। 1 यदि 2 से बड़ा है तो ऑप्शन ए मार्क करेंगे। बी, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो 1 यदि ग्रेटर भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है तो फिर बी मार्क करेंगे। 2 ग्रेटर देन 1, या कह सकते हैं कि 1 लेस देन 2, तो सी मार्क करेंगे। डी कब मार्क करेंगे, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या कह सकते हैं 1 लेस देन और इक्वल टू 2, तब डी मार्क करेंगे। और ई, इफ 1 इज इक्वल टू 2 और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स एंड 5 इज ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन y एंड ग्रेटर देन 0। अब क्वांटिटी 1 दिया है 3x स्क्वायर y और क्वांटिटी 2 दिया है 4xy स्क्वायर। तो हमें ये क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के वैल्यूज़ निकालने हैं और हमें अपना आंसर करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, x और y का यहाँ पर कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं है। x और y के मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो हमें वो तो करना है और ये दोनों को भी सॉल्व करना है। अब देखिए, ये दोनों को यदि आप कंपेयर करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 3x स्क्वायर y में x आता है 2 बार और y आता है 1 बार, और यहाँ पर 4xy स्क्वायर में x 1 बार आता है और y 2 बार आता है। तो हम यदि इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें आप ध्यान देंगे तो xy और xy ये दोनों तो कॉमन ही हो जाता है। तो बेसिकली हमें कंपेयर करना क्या है, 3x और 4y, ये दो को ही हमें कंपेयर करना है, 3x और 4y। इन दो को कंपेयर करके जो आंसर आएगा 3x स्क्वायर वाई और 4xy स्क्वायर में भी वही आएगा, क्योंकि x y तो दोनों में मल्टीप्लाई किया ही जा रहा है। तो ये दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर करेंगे तो हम वैल्यूज़ क्या लेंगे, चलिए वो भी लिख लेते हैं। 5 इज ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन y और ग्रेटर देन 0। अब y का वैल्यू जब 1 होता है तो x के वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं, y 1 से, देखिए 1 से छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि y को नेचुरल नंबर होना है, तो 0 से बड़ा ही होगा। तो व्हेन y इज इक्वल टू 1, x कैन बी 2 और 3 और 4, ये एक सेट हो गया। व्हेन y इज इक्वल टू 2, x कैन बी 3 और 4, और एक सेट हो जाएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 3, x विल बी इक्वल टू 4। तो हमें क्या लेना है, 3x और 4y। अब सोचेंगे इतने बार हमें क्यों सॉल्व करना है, इतने बार सॉल्व नहीं करना है, आप पूरा सॉल्यूशन देखिए, आप समझेंगे तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 1, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का वैल्यूज। व्हेन y इज इक्वल टू 1, आपका 4y क्या हो जाएगा, 4y क्वांटिटी 2 हो जाएगा 4, और x क्या हो जाएगा, अब हम x को अगर यहाँ पर 2 लें तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। अब देखिए, x के 2 लेने से ही यदि ये 6 हो जाता है तो 3 और 4 लेने से तो ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियसली उससे कम तो हो नहीं सकता। तो ऑलरेडी क्वांटिटी 1 यहाँ पर 2 से बड़ा है, तो यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी इसको ऐसे लिखना था 2, तो 1 इज ग्रेटर देन 2 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2,
तो क्वांटिटी 2 क्या है 4y, तो 4y यहाँ पर 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। अब x का लोएस्ट वैल्यू लेते हैं 3 अगर लेंगे तो भी आपका 3x में 3 इंटू 3 क्वांटिटी 1 हो जाएगा 9। तो 4 लेने से तो ऑब्वियसली और भी बड़ा होगा, तो यहाँ भी 1 ग्रेटर देन 2 आ गया। यहाँ पर भी चलिए देखते हैं क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। यहाँ पर क्वांटिटी 2 क्या होगा 4 इंटू 3 12। यहाँ पर क्वांटिटी 1 क्या होगा 3 इंटू 4 12। अब यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन बी चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन 2, A and B started a business with 10,000, 15,000 respectively. After 6 months, C joined them with 20,000. Quantity 1, B's share in total profit of rupees 4 lakh at the end of 2 years. चलिए, तो क्वांटिटी 1 कैलकुलेट करेंगे। B's share in total profit of rupees 4 lakh at the end of 2 years. तो ये पार्टनरशिप का है पॉइंट, यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप तो जानते हैं। तो A का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर है 10,000, 15,000 और C का क्या है 20,000। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम ये रेशियो निकालते हैं ना, तो ये 10,000 15,000 ये सब एक्चुअल वैल्यूज नहीं लेने की जरूरत है, हमें केवल रेशियो चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको सिंपल बनाएंगे, केवल 10 15 और 20 इतना लेंगे, इतने से हमारा काम हो जाएगा। टोटल हमें प्रॉफिट का शेयर कब निकालना है, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो ये जो 10 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये जो 15 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। सी जो ज्वाइन किया है 6 मंथ्स के बाद, इसका मतलब इसका इन्वेस्टमेंट रहा है 1.5 ईयर्स, तो ये ले लेंगे 20 इंटू 1.5, ये आपका हो गया 20, ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30। तो A इज टू B इज टू C आपका रेशियो आ गया 2:3:3। तो B का शेयर क्या हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 4 लाख, ये आपका हो गया 1,50,000। ठीक है, चलिए अभी क्वांटिटी 2 निकालते हैं। Annual salary of Rohit after tax deduction if he earns rupees 20,000 per month and pays a tax of 20% each month। तो रोहित का सैलरी जो है पर मंथ है 20,000, इसमें से आपका टैक्स जाता है 20%, 10% है 2,000, तो 20% होगा 4,000। तो आफ्टर टैक्स कितना मिलता है 16,000। इस 16,000 को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है एनुअल, साल का निकालना है। तो 16,000 इंटू 12 ये आपका हो जाएगा 1,92,000। ये हो गया आपका क्वांटिटी 2, ये था क्वांटिटी 1। तो आपका आंसर क्या आ गया 1<2। चलिए अभी ऑप्शन देख लेते हैं। 1<2 आपका क्या होगा, यानी कि 2>1, ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। थर्ड, ए कैन डू ए वर्क इन 16 days, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। Quantity 1, time taken by A and B together to do the work. Quantity 2, time taken by A and B to do the work together when A works at double his original efficiency and B works at half his original efficiency। ठीक है, तो A को कितने दिन लगते हैं 16 days। अब B का एफिशिएंसी 60% नहीं है, 60% मोर है, तो B का एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाई 100 by 160 बिकॉज इट इज 60% मोर। तो B कितने दिन में काम करेगा, B करेगा 10 days में। अच्छा, अभी क्वांटिटी 1 निकालते हैं। टाइम टेकन बाय A एंड B टुगेदर टू डू द वर्क। तो A एंड B टुगेदर जब करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाता है, AB डिवाइडेड बाई A प्लस B।
ये आपका हो गया 160 डिवाइड बाई 26 इक्वल्स टू 80/13 डेज। अभी इसे ऐसा ही रखिए, क्वांटिटी 2 निकालने के बाद सोचेंगे इसे डिवाइड करना है या क्या करना है। टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू डू द वर्क टुगेदर व्हेन ए वर्क्स एट डबल हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो ए अगर डबल एफिशिएंट हो जाता है तो 16 डेज के जगह उसको क्या लगेगा, ए को लगेगा 8 डेज। बी वर्क्स एट हाफ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी, तो बी पहले जो 10 डेज में कर रहा था अभी बी को लगेंगे 20 डेज, क्योंकि एफिशिएंसी जब हाफ है तो इसका मतलब समय डबल हो जाएगा। एफिशिएंसी जब डबल है तो समय हो जाएगा हाफ। अब ए और बी मिलाकर कितना दिन लेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाइए, 8 इंटू 20 डिवाइड बाई 8 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 160 डिवाइडेड बाई 28, ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 14। तो अभी आप समझ गए होंगे क्यों हम कह रहे थे इसे डिवाइड वगैरह सब मत करने चाहिए, बाद में जरूरत पड़ा तो करेंगे। अब आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता होगा, जब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर छोटा होने से वो फ्रैक्शन एक्चुअली बड़ा हो जाता है। तो 80/13 80/14, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज लेस, यहाँ पर डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब ये वैल्यू एक्चुअली बड़ा है। तो आंसर क्या आ गया, 1 ग्रेटर देन 2। 1 ग्रेटर देन 2 का मतलब आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे ऑप्शन ए, ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एट 10% पर एनम। तो डेप्रिशिएट्स का मतलब हर साल मशीन की वैल्यू कम हो रही है। क्वांटिटी 1, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹96,000। क्वांटिटी 2, डिस्टेंस ट्रैवल, तो ये कुछ डिस्टेंस से रिलेटेड है इसलिए हम पहले क्वांटिटी 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। मशीन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 96,000। हर साल क्या हो रहा है, 10% डेप्रिसिएशन, यानी कि जो रिमेनिंग वैल्यू है वो होगा 90%। तो पहले साल के एंड में इसका 90% हो जाएगा 9/10, दूसरे साल के एंड में फिर से इसका 9/10 हो जाएगा। फाइनली आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 77,760। ओके, अभी हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी 2। Distance traveled by a taxi in 1 year, if it travels at a constant speed of 40 km per hour and 213 kilometers every day। तो हर रोज ये टैक्सी कवर कर रहा है 213 किलोमीटर्स डिस्टेंस, हमें निकालना है एक साल में टोटल डिस्टेंस कितना लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें स्पीड से कुछ तो लेना देना नहीं है, हमको केवल डिस्टेंस टोटल एक साल का निकालना है, एक दिन का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब इसमें देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ऑर्डिनरी ईयर हो या फिर लीप ईयर हो। तो ऑर्डिनरी ईयर यदि हो जाता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 365 मल्टीप्लाइड बाई 213। लीप ईयर हो गया तो हो जाएगा 366 इंटू 213। अब ये जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ऑर्डिनरी ईयर का वैल्यू आपको मिलेगा 77,745 और लीप ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगा 77,958। तो ये सब जो शॉर्टकट्स है 3 डिजिट बाई 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ये सब ट्रिक्स तो आपको पता ही होगा, ये आप मल्टीप्लाई करके आराम से तुरंत वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यदि ऑर्डिनरी ईयर होता है तो क्वांटिटी 2 इससे छोटा हो जाता है, लीप ईयर हो गया तो क्वांटिटी 2 इससे बड़ा हो जाता है। मतलब हमारा ऑप्शन क्या आएगा, नो रिलेशन, ऑप्शन नंबर ई, ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट measuring 80 meters by 40 meters is to be enclosed by wire fencing along the boundary of the plot. The fence will be tied on poles that will be placed along the boundary. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है 80/40 का। क्वांटिटी 1, नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग इफ ईच पोल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर्स। अब ये अगर आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है 80/40 का, तो इसमें हमें चारों ओर इसके बाउंड्री पे हमें इसका पोल लगाना है।
इसका मतलब बाउंड्री पे जब भी हम बाउंड्री की बात करते हैं रेक्टेंगल या किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में, तो वो हो जाता है उसका पेरीमीटर। अभी सर्कल में उसे सरकमफेरेंस बोलते हैं, यहाँ पर हम रेक्टेंगल या स्क्वायर में उसको पेरीमीटर बोलते हैं, बट वो बात एक ही है। तो यहाँ पर क्वांटिटी 1 निकालेंगे, इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू 80 प्लस 40, ये हो जाएगा 2 इंटू 120 दैट इज 240। तो टोटल लेंथ हमें 240 मीटर कवर करना है, और जो पोल है उसके बीच में, दो पोल के बीच में डिस्टेंस रहेगा 24 मीटर्स। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने लगेंगे 240 डिवाइड बाई 24 दैट इज इक्वल टू 10 पोल्स लगेंगे। ये हो गया हमारा क्वांटिटी 1, वैल्यू हो गया 10। चलिए क्वांटिटी 2 देखते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 10% ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो अभी रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो क्या होगा 80 इंटू 40 दैट इज 3200। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, इसका बोल रहे हैं 10% ऑफ 3200। अब दोस्तों आपको इतना सिस्टमेटिकली स्टेप वाइज तो लिखना नहीं है, हम स्टेप्स लिख के समझा रहे हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आपको ये सब मेंटली कर लेना है। सर्कल का एरिया हो जाएगा 320। अब हमें इसका रेडियस निकालना है। तो आप जानते हैं रेडियस कैसे करते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 320 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपको पता है। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 320 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 22। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 11 160। तो ये आपका ऊपर न्यूमरेटर हो जाएगा 1120 डिवाइड बाई 11। अब इसे देखिए, इसे कैलकुलेट करने मत जाइए, हमें इसको कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें क्या समझना है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को, यहाँ पर स्पेस कम है, मैं इधर में यहाँ पर फिर से लिख के समझा रहा हूँ। 1120 डिवाइड बाई 11 जो आंसर होगा इट विल बी ग्रेटर देन 100। ये तो आप समझते हैं, बिकॉज 11 इंटू 100 इज 1100, बट 1120 इज मोर देन 100, सो द वैल्यू विल बी मोर देन 100। ये क्या है आपका आर स्क्वायर। तो इफ आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100, आर विल बी व्हाट, आर विल बी ग्रेटर देन 10। ये लॉजिक आप समझ गए। सो इफ आर इज ग्रेटर देन 10, वो आर का वैल्यू क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है बस। सो इफ आर इज ग्रेटर देन 10, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन 10 एंड 1 इज इक्वल टू 10, यानी कि 2 इज ग्रेटर देन 1। तो जब 2 ग्रेटर देन 1 है तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 6, ए बैग कंटेन्स 3 रेड 4 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो प्रोबेबिलिटी का पॉइंट है। क्वांटिटी 1, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू। तो क्वांटिटी 1 का चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें ब्लू बॉल नहीं निकालना है, तो ब्लू यदि नहीं निकालना है तो हमारे पास बचे क्या, रेड और ग्रीन। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, इन 7 बॉल्स में से हमें 2 बॉल्स निकालने हैं, 7C2, 7 में से 2 सिलेक्ट करना है। और टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल है 9 बॉल्स, 9 बॉल्स में से 2 बॉल्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल आउटकम्स, जितने टोटल पॉसिबल केसेस है। और ये 7C2 जो है ये फेवरेबल केसेस है, क्योंकि 7 बॉल्स में से एक भी ब्लू नहीं है। तो ये हमारा वैल्यू इधर में आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, और इधर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 यहाँ पर आपका गया, और ये आपका हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल। ठीक है,
तो 9 फैक्टोरियल में से अब जब 7 फैक्टोरियल को हटा देंगे तो और इस 7 फैक्टोरियल में से हम 5 फैक्टोरियल को हटाएंगे तो ऊपर में इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा क्या 7 इंटू 6, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका रह जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 8। तो ये आपका हो गया 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, और ये हो गया 2 इंटू 4, आंसर आ गया 7/12। ये हो गया क्वांटिटी 1, 7/12। ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी 2, fraction of work completed by A in 7 days. If he is 20% more efficient than B, who can complete the work in 12 days? तो B complete करता है 12 days में and A is 20% more efficient. तो A कितने दिन में करेगा? 12 into 100/120, यानी कि A लेगा 10 days। तो 10 डेज में पूरा वर्क करता है तो 7 डेज में क्या फ्रैक्शन वर्क पूरा करेगा? 7 डेज में करेगा 7/10, इतना वर्क इसका पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी 2। अब यहाँ पर भी ऊपर न्यूमरेटर में 7 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 7 है, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि 1 क्या है, डिनोमिनेटर अगर यहाँ पर आपका बड़ा हो जा रहा है तो 1 हो जाएगा छोटा। ये आप ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन का वैल्यू एक्चुअली छोटा हो जाता है। तो आंसर आएगा आपका 1 लेस देन 2, या ऐसा भी कह सकते हैं 2 ग्रेटर देन 1, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका सी ऑप्शन में 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Suresh took a loan from bank at 12% per annum simple interest. After 3 years, he had to pay back rupees 16,200 as interest. Quantity 1, loan taken by Suresh from the bank. तो हमें क्या निकालना है? सिंपल है, प्रिंसिपल हमें निकालना है यहाँ पर, प्रिंसिपल। तो क्वांटिटी 1 कैसे करेंगे? कोई वो PTR/100 वो सब जरूरत नहीं है। एक साल में 12% इंटरेस्ट आता है तो 3 साल में कितना आएगा? 12 इंटू 3 36%। तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 16,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36। तो ये कैंसिल करिए, इंटू 6, 2 12, 42, 6 7 100, 3 इंटू 2, 3 इंटू 900, और ये आपका आ गया 450। तो ये आपका टोटल यहाँ पर हो जाएगा 45,000। ये आपका हो गया प्रिंसिपल जो लोन अमाउंट था। अच्छा, क्वांटिटी 2, अमाउंट आफ्टर 2 years फॉर ए प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 35,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 35,000 में हमको 10% इंटरेस्ट करना है, तो आप क्या तो वो 11 इंटू 11/10 11/10 वो करिए। मैं इसे सिंपल वे में क्या करूँगा, 3500 इधर ऐड करूँगा, 38,500, और इसमें फिर 10% ऐड कर दूंगा, 3850, वैल्यू आ गया 42,350। कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि ऑप्शन ए, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th, ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. It takes him twice as long to row up as to row down the river. We have to calculate quantity 1, rate of stream. तो ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर 1 में हम स्ट्रीम का स्पीड को मान लेते हैं, चलिए y, ठीक है। तो अब आप जानते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप, तो अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो डबल है। इसका मतलब अपस्ट्रीम का जो स्पीड है वो क्या होगा, हाफ होगा, या कह सकते हैं डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो आपका डबल होगा। तो यहाँ पर अपस्ट्रीम स्पीड आपका हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड आपका हो जाएगा 9 माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 9 प्लस वाई। तो जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है 9 प्लस वाई,
that will be equal to downstream speed will be equal to double of upstream speed। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखिए, जब डाउनस्ट्रीम में टाइम हाफ लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड इसका डबल है। ये आप जानते हैं, टाइम रेशियो इज इनवर्स ऑफ स्पीड रेशियो, दोनों इनवर्स होता है। तो यहां पर जब अपस्ट्रीम में टाइम डबल लग रहा है तो अपस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा हाफ। और ये ध्यान रखिए, यहां पर y-9 मत ले लीजिएगा, क्योंकि y जो है रेट ऑफ स्ट्रीम अगर स्टिल वाटर अगर रोइंग के स्पीड से ज्यादा हुआ तो आदमी कभी रो कर ही नहीं सकता वो, तो उसका जो बोट का जो स्पीड है उसे स्टिल स्ट्रीम के स्पीड से ही ज्यादा ही होना है। सो 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 18 माइनस 2y। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, 3y विल बी इक्वल टू 9, सो y इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया आपका क्वांटिटी 1 का वैल्यू, y इक्वल्स टू 3, रेट ऑफ स्ट्रीम आ गया। अच्छा, अभी क्वांटिटी 2 निकालते हैं। स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर हु कैन रो अपस्ट्रीम एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 2 किलोमीटर पर आवर। बस, तो यहां पर आप उसका फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका 2, तो 6/2 ये आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे था 3 किलोमीटर पर आवर, तो 1 इक्वल्स टू 2, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ई। दोनों वैल्यूज इक्वल है, क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2। अच्छा, नंबर 9 लेते हैं। ए मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर to a certain upstream point and back to the starting point in a river flowing at 4 km per hour। Quantity 1, average speed of man for total journey। एवरेज स्पीड क्या करेंगे, अब जानते हैं फॉर्मूला 2ab by a plus b। तो यहाँ पर मैन के डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, 8 + 4 12। अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, 8 - 4 4। ये हो गया हमारा 2ab, a plus b 12 + 4, तो ये हो जाएगा 2 × 6। तो ये हो जाएगा 2 × 12 × 4 डिवाइडेड बाई 16। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्वांटिटी 2 कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ऑफ ए साइक्लिस्ट साइक्लिंग इन ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 7 किलोमीटर इफ ही टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट 1 फुल राउंड। तो एक जो फुल राउंड है उसका आपका रेडियस है 7, तो इसका सरकमफरेंस निकालेंगे ना, क्योंकि एक फुल राउंड करना है तो एक पूरा सरकमफरेंस कवर होगा। तो वो क्या हो जाएगा, 2πr, दैट इज 2 × तो यहां पर हम सरकमफरेंस निकाल लेंगे, 2πr दैट इज 2 × 22/7 × 7 इक्वल्स टू 44 किलोमीटर हो गया सरकमफरेंस। तो इसका स्पीड क्या होगा, टोटल सरकमफरेंस जो कि एक्चुअल डिस्टेंस है एक राउंड में वो पूरा करता है, और उसको जो टाइम लगता है वो है 4। तो ये हो गया स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो क्वांटिटी 2 है 11 वो क्वांटिटी 1 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेन 175 मीटर लॉन्ग passes a man moving at 6 km per hour in the same direction in which the train is going in 10 seconds। तो we have to find out quantity 1 speed of the train। हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो क्वांटिटी 1 कैलकुलेट करते हैं। ये ट्रेन का जो लेंथ है 175 मीटर, ये ट्रेन कितने टाइम में ट्रेवल पास कर रही है, 10 सेकेंड्स में। तो ये जो रिलेटिव स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड में, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18/5
5 से। इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 5 इंटू 7, ये हो गया 9, 63 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड। तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा, इसमें ऐड कर देंगे आदमी के स्पीड से, तो ट्रेन उसको सेम डायरेक्शन में पास कर रही है, तो ये हो जाएगा आपका 69 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड 69 किलोमीटर पर आवर। क्वांटिटी टू एवरेज स्पीड ऑफ ए कार गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट 65 किलोमीटर पर आवर एंड बैक एट 70। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, 2 इंटू 65 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 65 प्लस 70। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 65 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 135। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू हो जाएगा आपका 13। तो इसके आगे तो ये नहीं होगा सिंप्लीफाई। अब आप इसे सिंप्लीफाई जब करेंगे और फाइनली डिवाइड कर लेंगे, चलिए, तो ये आपका हो जाता है 13 इंटू 140 डिवाइड बाई 27, 1820 डिवाइडेड बाई 27। अब दोस्तों इसे आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, मैं आपको एक दूसरा वे दिखाता हूँ। क्या करिए, 27 को 69 से मल्टीप्लाई करिए, पहले 70 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका हो जाएगा 1890 माइनस 27, 1863। ये जो 1863 है, ये हमने यहाँ पर क्यों कैलकुलेट किया? ये कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि 27, ये जो वैल्यू आ रहा है आपका, ये 69 से कम होगा। कैसे कम होगा कि यदि ये 1820 अगर 1863 होता तो आपका वैल्यू एग्जैक्टली 69 आ जाता, पर चूंकि ये 1863 से कम है, ये वैल्यू 69 से कम होगा। कितना कम होगा, क्या होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अपना इनइक्वालिटी देखना है। सो 1 विल बी ग्रेटर देन 2। आपका ऑप्शन आ गया ए, दैट इज द आंसर। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए जो इनइक्वालिटीज के नए पैटर्न्स पर थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक करिए ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स को इसे ज़रूर से शेयर करिए। आने वाले कैसे वीडियोस आप चाहते हैं, आपको क्या इस पे फीडबैक है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों हमारा फेसबुक ग्रुप है और हमारा जो ईमेल आईडी है वो भी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपको क्वेरीज, क्लैरिफिकेशन, सजेशन रहे तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, बाय।